हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे लेकर आए हैं और इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ और कैसे सब्जेक्ट्स को इस आईएलओ द्वारा कवर आउट किया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड राइट्स एट वर्किंग प्लेस। सो लेट्स बिगिन। जो आईएलओ है वो 11 अप्रैल 1990 में स्टैब्लिश किया गया एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन उन्हें कहते हैं दे आर गवर्न देमसेल्फ एंड दे हैव द राइट टू हैव अ सेल्फ गवर्नमेंट। और इसको एसोसिएटेड विद लीग ऑफ नेशन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और बोला जाता है कि जब नेगोशिएट किया जा रहा था बाय पार्ट थर्ड ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई वर्ल्ड वॉर वन के एंडिंग में, थ्रू दैट द फॉर्मेशन हैज बीन टेकन प्लेस कि हमें आईएलओ को फॉर्म आउट करना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आईएलओ को अडॉप्ट किया गया एज अ डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया। इसमें रिफ्लेक्ट किए गए वो फिलोसॉफी, वो फंडामेंटल फ्रीडम्स जिसको एज अ ब्रॉडन विद एम एंड पर्पसेस देखा गया। इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट बाय आईएलओ इन 1944 में किया गया एज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली रेफर टू एज इट्स मिशन। एज इट सेज कि इस डिक्लेरेशन में जो कंसर्निंग था दैट वाज बेसिकली द एम्स एंड द पर्पसेस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो 26 सेशन जो हुआ था आईएलओ का उस टाइम इसे अडॉप्ट किया गया और इसमें जो भी ड्राफ्टिंग की गई है दैट इज इन ऑर्डर टू एक्ट इन सच अ मैनर और उसको रीस्टेट किया गया उन ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो आईएलओ में बताए गए और इसकी ब्रांच आउट की गई दो डायरेक्शन में। सर्टेनली द ह्यूमन राइट्स जो सोशल पॉलिसी की बात करते हैं एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग। इस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स पे फोकस किया गया जिस पे आईएलओ वर्कआउट करेगी, जैसे कि लेबर कॉमोडिटी नहीं है, लेबर इज नॉट अ कॉमोडिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन एसेंशियल पार्ट हैं जिसकी वजह से वो अपने आप में प्रोग्रेस कर सके। एंड इट ऑल्सो सेड कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि दैट पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। सो देखा जा सकता है कि किस तरीके से आईएलओ का डेवलपमेंट होता गया आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट और फिर ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी 1946 में जिसकी वजह से जो भी लेबर इश्यूज हैं उनको डील आउट कर सके। और ये पहली एजेंसी है यूएन की जिसे ट्रिपरटाइट कहा जाता है। एंड जो इसमें वर्किंग मैकेनिज्म, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये क्यों ट्रिपराइट एजेंसी माना जाता है यूएन की, लेट्स कम अबाउट इट। ट्रिपरटाइट स्ट्रक्चर है आईएलओ का इसलिए क्योंकि ये पहला यूनिक सिस्टम था यूएन सिस्टम में। ये पहला एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया थ्रू आईएलओ इस यूएन सिस्टम में कि जिसमें जो वर्कर्स और गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे और एज अ सोशल पार्टनर्स उनके साथ साथ उनको इक्वल वॉइस दी जाएगी जिसकी वजह से वो पॉलिसीज और प्रोग्राम को शेप आउट करने में हेल्प कर सके। सो जो भी वोटिंग से लेके वर्किंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और प्रपोजल रखा जाता है आईएलओ की कॉन्फ्रेंस में, जो आईएलओ का वर्किंग स्ट्रक्चर है उसके थ्रू जो भी प्रपोजल पॉलिसी और प्रोग्राम इन्वेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें ये तीनों एलिमेंट जो वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं एंड एम्प्लॉयज हैं उनकी इक्वल वॉइस होगी। दे विल बी गोइंग टू हर्ड इक्वली, नॉट हीडेड बाय एनी ऑफ कैटेगरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यूएन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ऐसे ही आईएलओ का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर 4 पार्ट्स और 40 आर्टिकल्स हैं जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि हाउ प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव एंड measures has been taken out by the ILO in order to protect all three levels categories so that they can have the fair equal employment opportunity worldwide. And it also say कि
बहुत बड़ा की रोल देखा गया ILO का when they found and when they achieved the victory over apartheid in South Africa, and it also received the Nobel Peace Prize. 1969 में ILO को नोबेल पीस प्राइज मिला बिकॉज जिस तरीके से जो वर्क और जो एफर्ट्स दिखाए इम्प्रूव करने में कि कैसे पीस होना चाहिए अमंग द क्लासेस, कैसे प्रमोट करना है जस्टिस एंड फेयर वर्क फॉर द वर्कर्स, इट हैज प्रूव्ड एंड इट हैज बीन अवॉर्डेड ऑन दीज बेसिस. नोबेल पीस प्राइज 1969 में ILO को अवॉर्डेड किया गया. ILO के 3 मेजर टास्क देखे गए. पहला टास्क तो यही है कि उसके इंटरनेशनल लेबर के स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन है उनको अडॉप्ट किया जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन उनके मेंबर स्टेट्स के द्वारा की जाती है. जो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन होते हैं वो एक तरीके के गाइडलाइंस हैं जो बेसिकली उस तरीके से प्रोवाइड किए गए, चाहे लेबर हो, जितने भी कन्वेंशन है ILO में उसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशंस निकाली in order to provide the protection and preventive measures for child labor और women workers को towards protection हो, hours of work में जो भी limitation, reliability हो, and rest and holidays, and these all are the things, these all are the objective subjects that has been put by the ILO and provide the convention and recommendation in order to provide rights and securities. अनदर इज दैट कि ILO ने लॉन्च करा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और इसको लॉन्च करने का रीजन और एम यही था कि वो हेल्प कर सके उन कंट्रीज को कि वो प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा रोज़गार होगा और जितना ज़्यादा काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जब भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सकेगा और जो पॉपुलेशन है उसको वर्कफोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम विल बी द ILO मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू UN सेकेंड डेवलपमेंट डिकेड. थर्ड मेजर टास्क जो देखा गया ILO का इज दैट कि किस तरीके से स्टैंडर्ड सेटिंग और टेक्निकल कॉपरेशन करना है, जो एक एक्सटेंसिव रिसर्च के द्वारा ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड पब्लिकेशन के प्रोग्राम से ILO ने दिखाई और करी. जैसे कि जो मेजर सोर्स है पब्लिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन ILO का ऑन लेबर एंड सोशल मैटर्स, उसके द्वारा इट हैज एस्टेब्लिश्ड 2 स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज जेनेवा में है और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांस टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है वो ट्यूरिन इटली में है. So in this way ILO work out, play out in order to provide equal fair employment opportunities. और यही बात देखी गई है कि किस तरीके से एक ILO के थ्रू जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो आइडेंटिफाई किया गया. और जैसे मैंने बताया है कि ILO का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीनों like workers, employees and government, both all three work together and all three give their suggestion and whatever the proposals put together. So जो problem identify की जाती है वो governing body as a agenda puts into the international in the front of international conference. जो international labor conference है वो ILO का working structure है, उसके governing body एग्जीक्यूटिव बॉडी है. मेन बॉडी जो ILO का जो वर्क प्रोसीड आउट करती है, जो भी प्रपोजल है, एजेंडा है, प्रोसीजर है, जो उसको एग्जीक्यूट आउट करती है, दैट इज गवर्निंग बॉडी ऑफ द ILO. इट पुट्स द एजेंडा इन फ्रंट ऑफ द ILO और ऑफिस में प्रिपेयर किया जाता है जो भी लॉ, जो भी प्रैक्टिस करनी है इन द रिगार्ड ऑफ द मैकेनिज्म और जो प्रोटेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉसिबल किस तरीके से एक न्यू इंस्ट्रूमेंट निकाला जा सके और कन्वेंशन को इस्टेब्लिश किया जा सके जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके उन लोगों को जिनको अभी तक नहीं मिली है या जिनको मिल रही है बट प्रॉपरली नहीं दी जा रही है. तो इस रिपोर्ट को सेंड किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स और उनके कमेंट और कंक्लूजन को लेता है थ्रू द ऑफिस. एनालाइज करने के बाद जो फर्स्ट डिस्कशन, क्योंकि 2 डिस्कशन के बाद ही एक फाइनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट किया जाता है
तो फर्स्ट डिस्कशन में प्रपोज किया जाता है कंक्लूजन एट द कॉन्फ्रेंस, फिर ऑफिस प्रिपेयर करता है रिपोर्ट जिसके अंदर वो पूरी समरी को, उस पूरे एजेंडा और जो भी प्रपोजल और जो भी प्रोसीजर कंक्लूजन है उसको समरी आउट करता है, फिर उस रिपोर्ट को सेंड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वर्कर्स को उनके कमेंट के लिए। फिर ऑफिस एक रिवाइज ड्राफ्ट दोबारा प्रिपेयर करता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट की कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें स्टैब्लिश करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें अडॉप्ट करना है in order to provide again preventive measures protections at workplace or for those who has not given or provided। then सेकेंड डिस्कशन जो होता है प्रपोज इंस्ट्रूमेंट का वो कॉन्फ्रेंस पे होता है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो अडॉप्टेड कर लिया जाता है बाय द कॉन्फ्रेंस विद 2/3 मेजोरिटी वोट। इस तरीके से जो भी कन्वेंशन होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है बाय द ILO। सो ये वर्किंग स्ट्रक्चर है ILO का। ILO कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है ILO इटसेल्फ जेनेवा में एवरी ईयर इन जून, जहां पर कन्वेंशन और रिकमेंडेशन को क्राफ्ट और अडॉप्ट किया जाता है और इसे पार्लियामेंट ऑफ लेबर कहा जाता है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में सारे लॉज और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस करने की ज़रूरत है किन्हीं मैकेनिज्म, किन्हीं टूल और किन्हीं इंस्ट्रूमेंट को, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है जनरल पॉलिसी से रिलेटेड हो या प्रोग्राम से, बजट से, वो यहाँ पर डिस्कशन होता है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्लियामेंट ऑफ लेबर। जो ईच मेंबर है, मतलब यहाँ पर हर मेंबर स्टेट से 4 रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट होते हैं कॉन्फ्रेंस में, जैसे 2 गवर्नमेंट डेलीगेट्स होंगे, एक एम्प्लॉयर और एक वर्कर डेलीगेट, जो हर स्टेट से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होता है एंड इट रिप्रेजेंट देयर ओन स्टेट। All of them have individual voting rights, सबका वोट इक्वल होता है regardless of the population of the delegates member state, कि किस स्टेट से या कितने पॉपुलेशन की स्टेट है उससे regardless they represent themselves and their votes are all equal। सेकेंड गवर्निंग बॉडी, जैसे मैंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ILO की एंड इट मीट्स 3 टाइम्स अ ईयर, मार्च, जून एंड नवंबर में, क्योंकि एग्जीक्यूट करना होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज डन बाय गवर्निंग बॉडी इटसेल्फ। तो इट टेक डिसीजन ऑन ILO पॉलिसी, चाहे वो एजेंडा से रिलेटेड हो, ILO कॉन्फ्रेंस से जो भी ड्राफ्ट प्रोग्राम बजट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्रू एंड इलेक्ट द डायरेक्टर जनरल होता है गवर्निंग बॉडी द्वारा। ILO is a labor office जो परमानेंट सेक्रेटरीट है ILO का एंड इट इज द फोकल पॉइंट कि यहाँ पर ILO ओवरऑल एक्टिविटीज के बारे में प्रिपेयर और स्क्रूटिनाइज करता है ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द डायरेक्टर जनरल। तो ये 3 वर्किंग स्ट्रक्चर हैं ILO के। ILO कॉन्फ्रेंस जो पार्लियामेंट ऑफ लेबर कहा गया है, गवर्निंग बॉडी जिसमें एग्जीक्यूट किए जाते हैं कि किस तरीके से कौन सा बजट, कौन सा पॉलिसी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट आउट करना है, और ILO थ्रू इस ये लेबर ऑफिस है जहां पर परमानेंट सेक्रेटरीट होता है ILO का, वहां पर स्क्रूटिनाइज किया जाता है गवर्निंग बॉडी को और अंडर द लीडरशिप ऑफ द डायरेक्टर जनरल। सो ILO सीक्स टू स्ट्रेंथन थिंग्स, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से किया गया जिसकी वजह से जो राइट्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, जहां पर कुछ इश्यूज हैं, उन स्टैंडर्ड्स पे वर्कआउट किया जा सके। इसलिए बहुत पुराना और एज वी से कि इट रिसीव नोबेल पीस प्राइज, तो इट वर्कड आउट, उस लेवल पे वर्क किया, इसलिए नोबेल पीस प्राइज भी अचीव हुआ है, अवॉर्डेड किया गया है नोबेल पीस प्राइज से। तो इट सीक्स टू कि कैसे वर्कर राइट्स को स्ट्रेंथन करना है। अब किसी वर्कर राइट को अगर हमें स्ट्रेंथन करना है तो हमें उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उस आर्टिकल्स के द्वारा उनको वो प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उनका वायलेशन ना हो सके वर्कर राइट्स का एट वर्किंग प्लेस और वॉट एवर द थिंग्स, जो भी सेफ्टी होती है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशन या पॉलिसी से रिलेटेड हो, उन सारे वर्कर्स राइट को स्ट्रेंथन करके इट एबल्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ। सो ILO सीक्स टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, जिस तरीके से वर्कर राइट्स के द्वारा उनको प्रोटेक्टिव फील करवाया जाएगा, उस द्वारा उनको इम्प्रूविंग वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर वर्क, और जो एज वी से ऑब्जेक्टिव है ILO का कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से कहाँ से क्या पॉलिसी मिलती है, किस तरीके से कहाँ काम करना है, या क्या ऑक्यूपेशन सेफ्टी है, जितने भी
अदर इश्यूज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करी जाए, और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वोकेशनल ट्रेनिंग इन थ्रू these things उनको प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग, सो दे एबल टू ग्रास्प द टेक्निकल थिंग्स, और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो भी वो अटेन कर पाएंगे। सो 4 इशू की आईएलओ ने एज अ केयर नेम्ड आउट किया, जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी 4 इश्यूज एज केयर आईएलओ प्रोग्राम सेडेड कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ हजार्ड अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, लेबर स्टैंडर्ड और ह्यूमन राइट प्रोग्राम्स के ऊपर आईएलओ का जो मेजर वर्क है, प्रोग्राम है, ये स्टैब्लिश आउट किया गया। इट कंटेन्स 190 कोडिफिकेशंस वो हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस किस नंबर में, सीरियल नंबर में, कन्वेंशंस में आईएलओ ने किसके बारे में क्या बात की गई। तो वो टोटल आईएलओ के जो कोडिफिकेशंस है वो 190 हैं, जो वर्ल्ड वाइड लेबर स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए और उनको प्रोवाइड करने के लिए वर्कआउट किया जाता है। सो जो 8 कोर कन्वेंशन है आईएलओ के, वो ये सारे हैं, और इनको फंडामेंटल और ह्यूमन राइट कन्वेंशन भी कहा गया है कोर कन्वेंशन के साथ साथ। दीज आर द 8 कोर कन्वेंशन ऑफ द आईएलओ, जिनको बेसिकली और बोलते हैं ना मेजर कंसर्न, मेन एम और पर्पस रहा है आईएलओ का काम करने का, इज दैट फोर्स लेबर कन्वेंशन जो 1930 में एस्टेब्लिश हुआ, नंबर 29 आर्टिकल आईएलओ के नंबर 29 में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 1 से लेके 33 तक फोर्स लेबर कन्वेंशन से रिलेटेड बात की गई है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 में अडॉप्ट किया गया, नंबर 87 पार्ट 4 आर्टिकल 1 से लेके 21 तक इसके बारे में बात की गई है। इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई इट इज नॉट रेटिफाइड बाय इंडिया। Then another right to organize and collective bargaining convention 1949 में अडॉप्ट किया गया था, एंड इट हैज बीन गिवन नंबर 98 जिसका आर्टिकल 1 to 16 इससे रिलेटेड बात करता है। अगेन द इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड इट। टू इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 नंबर 100 आर्टिकल 1 से लेकर 14 तक इसकी बात की गई है। अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957 में अडॉप्ट किया गया, नंबर 105 में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958 में अडॉप्ट किया, नंबर 111 मीन 111 इसको दिया, और आर्टिकल 1 से लेके 14 तक अगेन इससे रिलेटेड बात की गई है। मिनिमम एज कन्वेंशन 1978 में अडॉप्ट किया गया, दैट इज नंबर 138। इसमें आर्टिकल 1 से लेके 18 तक मिनिमम एज कन्वेंशन से रिलेटेड बात की गई है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में अडॉप्ट किया गया था, एंड अगेन 1 to 16 आर्टिकल से लेके इसकी बात की गई है। और ये दोनों कन्वेंशन जो 8 कोर कन्वेंशन माने जाते हैं आईएलओ के, ये दोनों कन्वेंशन भी अडॉप्ट नहीं किए थे इंडिया ने, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि 4 कन्वेंशन जो कोर कन्वेंशन आईएलओ के माने जाते हैं वो इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किए थे, बट लेटर ऑन द 13 जून 2017 में इंडिया ने रेटिफाई कर दिए ये 2 फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर, जो मिनिमम एज कन्वेंशन है, दैट इज आइडेंटिफाइड एज नंबर कन्वेंशन 138, एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 जो कन्वेंशन 182 में आइडेंटिफाई किया गया है। These two convention has been ratified by India on 13 June 2017, मतलब recently इन 2 कन्वेंशन को रेटिफाई किया इंडिया ने। और कन्वेंशन 182 दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ये पहला कन्वेंशन है आईएलओ का दैट हैज रिसीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, दैट इज बाय all 187 member nations of ILO. So ये पहला ILO का रेटिफिकेशन है जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिली है by 187 member nations of ILO. So ये जो कन्वेंशंस है दे आर हाईली रेलिवेंट कि जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए गए वर्कर्स ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसके थ्रू ये कन्वेंशंस आईएलओ ने प्रोवाइड किए गए और इनको कैटेगराइज कर दिया 8
कोर कन्वेंशन, ह्यूमन और फंडामेंटल राइट कन्वेंशन। सो आईएलओ की जो कन्वेंशन है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, गवर्नेंस कन्वेंशन एंड फंडामेंटल कन्वेंशंस। सो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इन 1995 में 1 से लेके 7 तक कन्वेंशन से, फंडामेंटल ह्यूमन राइट कन्वेंशन जिन्हें कोर कन्वेंशन कहा जाता है आईएलओ का, जो कन्वेंशन नंबर 182 दैट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, वो लेटर एडिट किया गया है लिस्ट में कोर कन्वेंशन ऑफ द आईएलओ की। सो जो कन्वेंशन का सब्जेक्ट होता है दैट इज बेसिकली टू प्रोवाइड लेबर राइट्स। लेबर राइट्स में वही सब स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को कवर किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन में वर्किंग टाइम का देखा जाए, जो वेजेस है वो प्रॉपरली मिले, जो भी फिशर्स, सी फेयरर्स, डॉक वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वालिटी, जॉब सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये सारा जो सब्जेक्ट है कन्वेंशन का, आईएलओ का, it provide each and every right of every working person of every each and every category, चाहे वो migrants हो, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, माइग्रेंट वर्कर्स, सोशल पॉलिसी, इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स की भी बात की गई है। वो हम इन कमिंग स्लाइड आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज द फर्स्ट organization that talks about indigenous and tribal peoples, vocational guidance and training देनी है, employment promotion, employment policy और labor inspection, labor administration भी होता है। So employment security provided by the ILO in order to make ensure that job security हो, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, लेबर राइट्स प्रोटेक्ट हो, वर्क प्लेस का जो पार्टिसिपेशन है एट वर्क प्लेस, जो भी वर्किंग राइट्स होते हैं, जो एट वर्क राइट प्रोवाइड होने चाहिए, वो सबको मिलने चाहिए। सो फोर गवर्नेंस कन्वेंशन, जो लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 नंबर 81 जो बात करता है, वो करता है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, कि इंडस्ट्रियल वर्क पे जो वर्कर्स हैं उनका प्रोटेक्शन, उनका हेल्थ सिस्टम, ऑक्यूपेशनल और हेल्थ हजार्ड से रिलेटेड सेफ्टी है या नहीं। लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1969 एग्रीकल्चर वर्क लेबर की बात करता है। ट्रिपरटाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो 1976 नंबर 144 में बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964 में अडॉप्ट किया गया, जो नंबर 122 में आईएलओ की कन्वेंशन में है। तो इट टॉक्स ऑल अबाउट द पॉलिसी दैट क्या वर्किंग पॉलिसी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मैटरनिटी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एंड दीज things has been discussed in these governance convention. So 4 governance convention है and 8 core ILO के conventions देखे गए। जो fundamental conventions हैं they basically focus on fundamental freedoms, कि जो fundamental principles और जो rights हैं working place पे वो क्या होने चाहिए, कि सबको freedom of association मिलना चाहिए, right टू कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए, फोर्स और कंपलसरी लेबर नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करना है। और ये आईएलओ का गोल रहा है सिंस 1995 टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ दीज कन्वेंशन। सो जो 8 कोर कन्वेंशन आईएलओ के प्रोवाइड किए गए हैं, जो आईएलओ ने 8 कोर कन्वेंशन को कैटेगराइज किया गया है, इट हैज बीन द आईएलओ गोल सिंस 1995 कि ये यूनिवर्सल रेटिफिकेशन दिया जाए इन दीज कन्वेंशन। जो गवर्नेंस कन्वेंशन है उनको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्योंकि they are used as an instrument in order to provide a proper functioning of the international labor standard system. So as a result, जो आईएलओ का जो गवर्नेंस कन्वेंशन है उसके थ्रू जो इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी, इट encourage all member and state to ratify them immediately. So जो working system है, जो functioning है, जो instrument mechanism को provide करके use करके एक प्रॉपर लेबर वर्कफोर्स को सिक्योरिटी, इक्वालिटी और लेबर राइट से प्रोटेक्शन दिए जा सकते हैं, वो गवर्नेंस कन्वेंशंस के थ्रू दिया जाता है। सो इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से गवर्नेंस में कोई इश्यू ना आए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्कआउट किया जाए, उस थ्रू को क्लियर आउट करने के लिए या उस थ्रू के द्वारा गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का क्या
तालमेल रहा है और किस तरीके से ये इंटरलिंक हुआ और किस तरीके से इसका जो रिलेशनशिप है वो देखा गया, वो हम जानते हैं कि it became a permanent member. India became a permanent member of ILO in 1922 और ILO का फर्स्ट ऑफिस इंडिया में इनोग्रेटेड किया गया था 1928 में। जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने 6 फंडामेंटल कन्वेंशन रेटिफाई किए गए हैं। पहले 4 किए गए थे बट लेटर अभी करंटली 6 फंडामेंटल कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है ILO के इंडिया ने। और जो करंटली इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है दे आर एज फॉलोज। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन को भी नहीं किया है। ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन है, इनको भी रेटिफाई नहीं किया है। और एक प्रोटोकॉल जो फोर्स लेबर कन्वेंशन से रिलेटेड है उसको भी रेटिफाई नहीं किया है इंडिया ने। सो ये जो 2 कन्वेंशंस हैं बेसिकली जो कोर कन्वेंशन माने जाते हैं आईएलओ के, उन्हें इंडिया ने इसलिए रेटिफाई नहीं किया है बिकॉज इसमें कुछ सर्टेन राइट्स हैं जो प्रोहिबिट करते हैं हमारे रूल्स को, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। देखा गया है कि ये जो 2 कन्वेंशंस हैं उनको इसलिए रेटिफाई नहीं किया गया था क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट करवा सकते हैं लॉ और प्रैक्टिस में हमारे नेशन में। जैसे कि राइट टू स्ट्राइक वर्क प्रोवाइड करते हैं ये वर्कर्स को, तो उसके थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं, जो वर्कर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉज हैं, रूल्स एंड प्रैक्टिस हैं, उनको वायलेट करता है। इसलिए ये 2 कोर कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। आर डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम फॉर 2013 टू 2017 कंसिडर कि जो स्टेप्स टेकन लिए गए मिनिस्ट्री ऑफ opportunity labor employment on CHCF, a key priority area has been put out in the formation of कि कैसे ILO ने के जो कन्वेंशन है इंडिया ने ये रेटिफाई नहीं किए हैं। जो फर्स्ट कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था दैट इज 1919 और उसके अंदर वर्किंग आवर्स को कवर आउट किया गया था। और ये मोस्ट रीसेंट कन्वेंशन अडॉप्टेड किया गया है 2019 में जिसके अंदर वायलेंस एंड हरेसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क को कवर आउट किया गया है। सो दीज आर द कन्वेंशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ILO इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड टू प्रोटेक्ट एंड टू play as a role for the protection and preventive measures for the people who are at working place and worldwide। जो प्रिंसिपल्स ILO के देखे गए वो बेसिकली यही देखे गए कि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे एलिमिनेट करना है, फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर और कंपल्सरी लेबर को, abolition of child labor को एलिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, और एक सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। इंडिजेनिटी, एज आई टोल्ड कि ये सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बात करी इंडिजेनिटी पे। इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन पे जो कन्वेंशन प्रोवाइड किया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन फ्रॉम ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इंडिजीनियस पीपल वो लोग होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, जो नेटिव पीपल कहलाए जाते हैं एंड आर दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विद देयर ओन लैंड। सबसे पहले ओरिजिनल पीपल दे आर कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल पीपल and they are distinct social and culture groups जो share करते हैं collective ancestral ties to the lands and natural resources where they live, occupy, or from which they have been displaced. So they are the very first people of any country, of any land. They are very much connected with the natural resources and very टच टू द लैंड। तो ये बहुत बोलते हैं ना जमीन से जुड़े वाले लोग होते हैं, इन्हें इंडिजीनियस कहा जाता है। सो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कन्वेंशन प्रोवाइड किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इवन देयर राइट्स ऑल्सो। By this convention, it was drafted in order to make or in order to wake a concerning matter about human rights जो World War II के बाद से देखा गया। It is legally binding in the countries that have ratified it and
ILO कन्वेंशन 107 को एज अ पायनियरिंग डॉक्यूमेंट माना जाता है बिकॉज ये पहला इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट देखा गया जिसने स्पेसिफिकली एड्रेस किया उन ह्यूमन राइट्स के बारे में, उन ह्यूमन राइट्स के लिए जो इंडिजीनियस पीपल हैं. एंड Convention 107 described indigenous people as at a less advanced stage than the colonizers and suggests that the process of losing their tribal characters is inevitable. So, इस convention के थ्रू एक्सटेंड किए गए पॉलिटिकल राइट जैसे कि उन्हें सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वोट होना चाहिए उनका उस नेशन में जहां वो रहते हैं, एंड they were given the indigenous population shall not be removed without their free consent from their habitual territories. This has been stated in the convention number 107 of ILO. In 1989 में 169 कन्वेंशन ILO के थ्रू निकाला गया और उसको 107 से रिप्लेस कर दिया गया. By this, it replaced the Convention 107 because 169 में ट्राइबल और इंडिजीनियस पीपल के राइट्स की बात इन प्रैक्टिकल की गई एंड इट स्टेटेड जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन विद द नेशन है, जो स्टैंडर्ड्स हैं नेशनल गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग इंडिजीनियस पीपल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल राइट्स को इंक्लूड किया जाए इन ऑर्डर टू इंक्लूड द राइट टू अ लैंड बेस्ड पीपल. इस कन्वेंशन में 44 आर्टिकल ऑर्गेनाइज किए गए इन ऑर्डर टू इंटेंड द आउटलाइन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल. ये 44 आर्टिकल्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिजीनियस पीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं ओवर देयर ओन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो वे ऑफ लाइफ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या मेंटेनेंस की बात हो या उनके आइडेंटिटीज को डेवलप करने की, लैंग्वेज रिलीजन को डेवलप करने की बात हो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट. एंड इट ऑल्सो स्टेटेड कि जो कन्वेंशन है उसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि जो राइट इंडिजीनियस पीपल के उनको प्रायोरिटाइज किया जाए देयर ओन डेवलपमेंट नीड्स. आर्टिकल 7 में ऐसा कहा गया थ्रू दिस कन्वेंशन. फिर UND ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2008 में इसको अडॉप्ट किया गया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 ऑफ UN कन्वेंशन, इंडिजीनियस पीपल हर जगह हैं और उनको इन राइट्स का अधिकार है एज दे कंस्टिट्यूट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सर्वाइवल, डिग्निटी एंड बीइंग. एंड UNDRIP also protect indigenous people's individual rights. 25 years लगे UN member states को इंडिजीनियस ग्रुप से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट करने में, और UNDRIP एक रिजल्ट है जिसके अंदर 46 आर्टिकल्स के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि इंडिजीनियस पीपल आर एंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया चार्टर ऑफ UN में भी, UDHR में भी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में भी. इस डिक्लेरेशन को गारंटी किया गया दैट जो राइट्स इंडिजीनियस पीपल के दे टू एंजॉय टू प्रैक्टिस देयर कल्चर, कस्टम, रिलीजन एंड देयर लैंग्वेज एंड टू डेवलप एंड स्टैंडर्ड देयर इकोनॉमीज एंड देयर सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. इस कन्वेंशन को थ्रू दिस कन्वेंशन कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट कि किस तरीके से अपहोल्ड करना है इन राइट्स को, रिकॉग्नाइज करना है इंडिजीनियस पीपल को, जो उनका यूनिक हिस्टोरिकल सोशो इकोनॉमिक पोजीशन है विद इन द स्टेट एंड द इंटीग्रल कनेक्शन टू देयर टेरिटरीज. सो आर्टिकल 20 to 23 में बात की गई फेयर, इक्वल एंड फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, राइट टू हेल्थ केयर आर्टिकल 25 एंड एजुकेशन आर्टिकल 27 और एजुकेशन इन वंस ओन लैंग्वेज आर्टिकल 28 में इस चीज के द्वारा कन्वेंशन को डेवलप अडॉप्ट किया गया और यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के थ्रू राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल को प्रॉपरली आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए. जो सिक्योरिटीज है ILO की वो सोशल सिक्योरिटीज और एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन दोनों देखी गई. सोशल सिक्योरिटीज में वर्कमैन का कंपनसेशन कितना होना चाहिए, सिकनेस इंश्योरेंस मिलनी चाहिए और ओल्ड एज इंश्योरेंस की बात की गई. मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क और इक्वल प्रोसेस होना चाहिए फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन. ये सिक्योरिटीज थी थ्रू ILO. जो ILO का इशू रहा है इज दैट की फोर्स लेबर के अगेंस्ट फाइट करना, जो राइट्स है लेबर्स के उनके प्रोटेक्ट करना और मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करना. माइग्रेंट वर्कर्स की राइट्स की भी बात की गई. दे आर दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू डू देयर जॉब. ये लिस्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिया ने रेटिफाइड किए गए, इंडिया के थ्रू रेटिफाइड किए गए कन्वेंशन.
इंडिया ने 47 कन्वेंशन रेटिफाई किए गए आईएलओ के. यू कैन सी द नंबर ऑफ आवर्स. ये सबसे पहला कन्वेंशन रहा है आईएलओ का. एंड convention requires internal furnishing of static concerning unemployment every 3 months which is considered not practical, जो देखा गया unemployment convention 1919 में. then they talk about night work जिसको रिवाइज किया गया. इस कन्वेंशन को डिनाउंस किया गया एज अ रिजल्ट कि क्योंकि जो कन्वेंशन नंबर 89 था उसके रेटिफिकेशन नहीं की थी इंडिया ने. एंड अनदर इज दैट मिनिमम एज को इनिशियली स्पेसिफाई करा था 16 इयर्स, बट फिर वो 18 इयर्स रेस कर दी गई. 16 इयर्स था, बट 1989 में उसको 18 इयर्स तक रेस कर दिया उस एज को. So these all are the convention that has been ratified by India. You can glimpse through these conventions, and this was all about the ILO. Thank you so much for watching this video.